हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एक स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय को लेकर जब हम बात करते हैं तो जनरली हम ऑटोमेटिकली सोचना शुरू कर देते हैं कि ये भारत का सबसे बड़ा न्यायालय है। और स्टेट में भी हम न्यायालय जो होते हैं, यानी कि जो हाई कोर्ट होते हैं स्टेट्स में, ठीक है ना, उसमें भी हम यानी कि उन जुडिशरी सिस्टम पर हम बहुत सारा कुछ सोचना शुरू कर देते हैं। लेकिन जनरली अगर हम थोड़ा सा ये बात करें कि आखिरकार जो हमारा जुडिशरी जो एक सिस्टम है उसको क्यों बनाया गया है, जनरली हम देखते हैं बहुत सारे पीपल्स की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना। उन सभी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए न्यायपालिका का एक सिस्टम बनाया गया है। लेकिन अगर हम देखें, हम जब सुप्रीम कोर्ट को देखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट को किस पार्ट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अगर हम देखें किस पार्ट में रखा गया है, ठीक है ना, पार्ट 5 में उसको स्थान दिया गया है। और इसी के साथ में हम ये भी देखते हैं कि किस आर्टिकल से लेकर किस आर्टिकल तक बात की गई है। आर्टिकल 124 से लेकर और 147 तक, ठीक है ना। तो इसी के साथ में ये तो बात हो गई कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो किस पार्ट में है और किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक एक्सप्लेन किया गया है। लेकिन सबसे पहले अगर हम देखें, जैसे हम गवर्नमेंट पर बात करें शॉर्टली, तो उसमें क्या है, जब गवर्नमेंट के हम देखते हैं ऑर्गन्स हैं उसमें तीन ऑर्गन्स, यानी कि 3 मुख्य अंग गवर्नमेंट के। जैसे हम देखते हैं विधायिका, ठीक है ना, विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका। लेकिन हमारे लिए ये भी ज़रूरी है कि हम विधायिका के बारे में थोड़ा सा जानें कि विधायिका का काम क्या है, यानी कि लेजिस्लेटिव जो बॉडी है हमारी सेंटर में वो काम क्या करती है, ठीक है ना। जनरली हम कह सकते हैं कि यह कानून बनाती है। और जो हमारे पास एग्जीक्यूटिव बॉडी है यानी कि कार्यपालिका है, तो वह क्या काम करती है, कानून को क्रियान्वित करती है। और इसी के साथ में हम देखें न्यायपालिका काम क्या है, जजमेंट देना, यानी कि न्याय निर्णय करना। लेकिन इसी के साथ में हम ये भी देख सकते हैं कि जैसे हम लेजिस्लेटिव बॉडी पर बात करें सेंटर में, ठीक है ना, 2 सदन है, यानी कि बाई कैमरल सिस्टम है, लोकसभा राज्यसभा सभी हम जानते हैं। लेकिन हम स्टेट में आते हैं तो जब हम स्टेट में देखते हैं कि स्टेट में भी बाई कैमरल है, लेकिन सभी स्टेट में नहीं है। कुछ स्टेट ऐसे हैं, हम कह सकते हैं 6 स्टेट ही ऐसे हैं जहाँ पर बाई कैमरल सिस्टम काम कर रहा है। और बाकी हम कह सकते हैं जैसे हमारे पास स्टेट भी हैं और यूनियन टेरिटरी भी हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे स्टेट्स में हम कह सकते हैं मैक्सिमम स्टेट ऐसे हमारे पास, और यूनियन टेरिटरी में हम देखें दिल्ली पौंडीचेरी में क्या है, यूनिकैमरल एक सदनीय व्यवस्था काम कर रही है, यानी कि राज्यपाल और हम कह सकते हैं विधानसभा के माध्यम से हम काम चला रहे हैं। लेकिन इसी के साथ में हम देखते हैं फिर कार्यपालिका पर आते हैं। तो कार्यपालिका को लेकर हम देखते हैं कि केंद्र में अलग तरीके से कार्यपालिका है और राज्य में हम देखते हैं तो वहाँ पर अलग तरीके से कार्यपालिका है। लेकिन हम देखते हैं कि सेंटर में जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, और उसका हम कह सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, ये सब क्या है, सेंटर में काम करते हैं, यानी कि एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। और अगर हम स्टेट में देखें जो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, हम कह सकते हैं गवर्नर, राज्यपाल, ठीक है ना, सीएम मुख्यमंत्री, और हम कह सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है ना। और इसमें हम ये भी देख सकते हैं फिर जैसे स्टेट में पीसीएस ऑफिसर, ठीक है ना, और सेंटर में हम कहें आईएएस ऑफिसर है, आईपीएस ऑफिसर, आईएफएस है, वो सब किस में आते हैं, एग्जीक्यूटिव का ही एक पार्ट होते हैं। और अब हम देखते हैं न्यायपालिका, ठीक है ना। लेकिन हम जब न्यायपालिका पर बात करते हैं तो न्यायपालिका का हमने एक ट्रायंगल जो बनाया हुआ है, तो सबसे टॉप पर हम देखते हैं पूरे भारत में ही, ठीक है ना, पूरे भारत में क्या है, एक ही सुप्रीम कोर्ट है, एक ही सर्वोच्च न्यायालय है। और इसी में हम देखते हैं फिर अगर हम टॉप टू बॉटम बात कर रहे हैं, सबसे टॉप पर क्या है, सुप्रीम कोर्ट है, और जो सबसे बॉटम पर है तो वह है न्याय पंचायत, यानी कि गाँव में, ठीक है ना, गाँव में हम न्याय पंचायत को देखते हैं, जिसको ग्राम कचहरी भी बोलते हैं या पंचायत अदालत के नाम से भी हम इसको जानते हैं। और इसमें अगर हम थोड़ा सा ये भी देखें कि हमारे पास जो हाई कोर्ट है, ठीक है ना, वो कितने हैं टोटल, अगर हम बात करें हाई कोर्ट का जो नंबर है वो कितना है, 25 है। और अगर हम डिस्ट्रिक्ट, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलते हैं या सत्र न्यायालय भी बोले जाते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट में तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हर डिस्ट्रिक्ट में एक
न्यायालय होता है यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। और अगर हम मुंसिफ कोर्ट पर बात करें, मुंसिफ कोर्ट का जो एक नंबर हमें देखने को मिलता है वो अलग अलग हो सकता है। जैसे हम तहसील लेवल पर देखते हैं, ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं ज़िले में बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एक ट्रायंगल के माध्यम से हमने टॉप टू बॉटम, ठीक है ना, इसको हम कह सकते हैं टॉप, और ये सबसे लास्ट में हो जाएगा हमारा बॉटम। तो इस तरीके से हमने एक सिस्टम को लेकर ये एक्सप्लेन किया है। लेकिन इसी के साथ में अगर हम आगे थोड़ा देखें, सुप्रीम कोर्ट पर एक हमने समरी भी रेडी की हुई है जो हमारे इस टॉपिक पर जो हमें डिस्कस करना है। जनरली हमने जैसे बात की है अभी, हमारे जो सुप्रीम कोर्ट को जो बात की गई है वो किस पार्ट में की गई है, पार्ट 5 में की गई है। और किस आर्टिकल में बात की गई है, आर्टिकल है वो क्या 124 से लेकर 147 तक, ठीक है ना। तो थोड़ा सा समरी पर अगर हम थोड़ा सा एक बार देखें कि जैसे हम सुप्रीम कोर्ट की जो यानी कि कितने उसमें जज काम करेंगे, ठीक है ना, उसमें चीफ जज होगा और अदर भी जजेज होंगे, ठीक है ना, यानी कि हम कह सकते हैं स्थापना और गठन पर हम बात कर सकते हैं। फिर जो हमारे जो जजेज होते हैं यानी कि सुप्रीम कोर्ट हैं, ठीक है ना, उसके जजेज हैं या फिर हम कह सकते हैं अदर जजेज होते हैं, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं, ठीक है ना, उस पर भी हम बात करेंगे। और फिर हम कह सकते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति का क्या प्रोसेस है, ठीक है ना, उनको अपॉइंटमेंट कैसे किया जाता है, क्या प्रोसेस है, वो सभी हम डिस्कस करेंगे। और फिर हम देखते हैं कि हमारे पास जो जजेज हैं यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है ना, चीफ जज हैं या फिर अदर, ठीक है ना, तो उनका जो हम टेन्योर की हम बात कर सकते हैं, टर्म क्या होता है, कितना टाइम काम कर पाते हैं, ठीक है ना। और इसके साथ में हम देखते हैं उनको वेतन, ठीक है ना, वेतन भत्ते कहाँ से, किस तरीके से, किस प्रोसेस से मिल पाते हैं। और फिर हम ये भी देखते हैं कि जो न्यायाधीशों को हटाने का जो प्रोसेस है, ठीक है ना, यानी कि हम कह सकते हैं इम्पीचमेंट के प्रोसेस से हम उनको हटा सकते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। और फिर हम इसमें आगे देखें जो हमारे पास कह सकते हैं हम सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार व शक्तियाँ यानी कि जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें पावर एंड जुडिक्शन पर, तो उसमें हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारे पावर्स हैं, बहुत सारी शक्तियां हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो इसमें प्रारंभिक क्षेत्राधिकार यानी कि ओरिजिनल जुडिक्शन बोलते हैं इसको। और फिर हम देखेंगे अपीलीय, ठीक है ना, अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या है उसके पास, और एडवाइजरी जो परामर्शिक क्षेत्राधिकार है ये भी सब है। और सुप्रीम कोर्ट को अगर हम देखें ऑल ओवर, अगर हम देखें कि सुप्रीम कोर्ट के पास जो अधिकार ये भी है कि वह मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगा, यानी कि मौलिक अधिकारों का रक्षक भी उसको बोला गया है। और फिर हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, और अगर हम स्टेट में देखें तो फिर हमारे पास जो हाई कोर्ट होते हैं, ठीक है ना, उनको क्या है जुडिशियल रिव्यू, इस तरह के उनको अधिकार दिए गए हैं। और फिर हम देखेंगे लास्ट में जो लास्ट इसमें पॉइंट रहेगा वह है हमारा अभिलेख न्यायालय, ठीक है ना। इन सभी पॉइंट्स पर हम अब विस्तार से डिस्कस करते हैं। और इससे बहुत सारे जितने भी कंपटीशन अगर हम बात करें या ग्रेजुएशन या पीजी इससे जुड़े हुए सभी सिलेबस में इसको ऐड किया गया है सुप्रीम कोर्ट के जो है हम बात कर रहे हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम इसको विस्तार से जानें। और हम ये भी देखते हैं जैसे अभी हमने गवर्नमेंट की बात की, ठीक है ना, गवर्नमेंट पे हमने 3 एलिमेंट्स पर हमने बात की, जैसे विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका। अगर हम देखें कि जो एक सिस्टम होता है, ठीक है ना, डेमोक्रेटिक जो लोकतांत्रिक एक व्यवस्था को अगर हम बात करें और स्पेशली हम भारत की जो शासन प्रणाली अगर उसमें हम देखें, जो तीसरा उसको आधार स्तंभ, ठीक है ना, वो क्या है, न्यायपालिका है। अगर हम देखें डेमोक्रेटिक सिस्टम यानी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के वैसे तो 4 पिलर होते हैं, फर्स्ट विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका और चौथा मीडिया। लेकिन हम तीसरे नंबर पर जो आता है वह है जुडिशरी, न्यायपालिका, उस पर हम बात कर रहे हैं। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि हमारी जो जुडिशरी है, ठीक है ना, उसका नेचर कैसा है, हम कह सकते हैं एकीकृत, ठीक है ना, या हम कह सकते हैं कि पूरे ही भारत के लिए एक ही सर्वोच्च न्यायालय है, पूरे भारत के लिए 2 नहीं है या उससे ज़्यादा नहीं है, एक ही सुप्रीम कोर्ट है, एक ही सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है ना। और हम ये भी देखते हैं हालांकि भारत की जो हम कह सकते हैं गवर्नमेंट का जो एक सिस्टम वो कैसा है, संघीय है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम जो सुप्रीम कोर्ट पर बात करते हैं, जुडिशरी पर बात करते हैं, तो पूरे भारत के लिए एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया है। और जैसे हमने स्टार्टिंग में भी बात की थी, हमारी जो जुडिशरी है, ठीक है ना, उसका जो एक ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर सकते हैं, उसका जो एक स्ट्रक्चर है वो कैसा है, शंकु की आकृति का है, ठीक है ना।
और उसमें हम ये भी देखते हैं कि सबसे टॉप पर क्या है, टॉप टू बॉटम, जैसे अभी हमने बात की थी। सबसे ऊपर टॉप पर क्या है, सुप्रीम कोर्ट है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की हम बात कर सकते हैं, जैसे हमने इसमें एक्सप्लेन भी किया हुआ है। सबसे टॉप पर क्या आ जाएगा, इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट, और उसमें फिर आता है हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के बाद हम बात कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद भी अगर हम बॉटम पर आ जाते हैं, सबसे नीचे अगर हम बात करें, वैसे तो हमने जैसे म्युनिसिपल कोर्ट भी बात की थी, ठीक है ना। और इसमें हम फिर देखते हैं पंचायत लेवल पर, ठीक है ना। तो एक सिस्टम है जो स्ट्रक्चर के माध्यम से सबसे स्टार्टिंग में भी हमने इस पर बात की है। अब हम आते हैं सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन। जनरली हम देखते हैं हमने जो स्टार्ट किया है 124 से लेकर 147 तक, ठीक है ना। लेकिन उसका जो पहला ही आर्टिकल है 124 में क्या एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है ना। 124 में क्लियर किया गया है कि हमारे जो मतलब सुप्रीम कोर्ट होगा, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है ना, स्थापना की जाएगी 124 के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है ना, उसके माध्यम से स्थापना की गई है। और हम कह सकते हैं उसका गठन भी इसी के माध्यम से किया जाएगा। लेकिन अगर हम थोड़ा सा देखें कि जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, संविधान बनने के बाद में, ठीक है ना, फिर इम्प्लीमेंट होता है, लागू होता है, तो उसमें हम देखते हैं कि जब से हमारी जो एक जुडिशरी है उसने काम करना शुरू किया है, स्टार्टिंग से जैसे हम देखते हैं उसने काम करना जो शुरू किया है, तो उसमें हम देखते हैं कि एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 7 अन्य होंगे, यानी कि 1+7 टोटल 8। ये हम बात कर रहे हैं जब आज़ादी के बाद, ठीक है ना। तो हमने जब इस तरह से काम करना शुरू किया, लेकिन हम देखते हैं धीरे धीरे ये नंबर बढ़ा है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हम 1+7 से ही काम चला रहे हैं। जैसे जैसे इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ी है, केसेस का नंबर भी बढ़ा है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से हम कह सकते हैं हमारी जो चीफ जजेज की हम बात करें वो तो एक ही है, लेकिन हम जो अन्य जजेज की हम बात करें, अन्य न्यायाधीश हैं, उसका नंबर बढ़ता रहा है। अब उस पर भी विस्तार से हम देखते हैं कब कब बढ़ा है। और इन सब के नंबर बढ़ने के साथ साथ में हमारे बहुत सारे जो एक जुडिशरी का है जो एक सिस्टम है, ठीक है ना, उसमें बहुत सारे केसेस अभी भी पेंडिंग में चल रहे हैं। लेकिन जैसे हमने बात की थी 1956, वैसे हम बात करें भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू कर दिया था भारत में। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि फिर 1956 का जो सुप्रीम कोर्ट के जो एक एक्ट बनाया गया, ठीक है ना, और उसमें जो 1956 का जो एक्ट था उसमें जो एक नंबर था वो 7 से, यानी कि 1+7 था। अब 1+7 के बाद क्या किया गया, ठीक है ना, 1+10 कर दिया गया। देखिए अगर हम थोड़ा सा समझे, यानी कि उसके बाद क्या होता है 1956 में हम 7 टू किस में आ जाते हैं 10 में, यानी कि हमने एक नंबर बनाया है। पहले कितना था 1+7, और फिर हमने बात की कि इसको बढ़ा करके 10 कर दिया गया, यानी कि 10+1 हो गया। फिर हम 1960 में आते हैं, तो 1960 में 10 में, ठीक है ना, अब वो कितना किया गया 1960 में हम देख रहे हैं कि 10+1 है, और 10+1 को कितना किया गया 1+13। और उसके बाद 1977 में हम देखते हैं, ठीक है ना, फर्स्ट हमने कब किया था, फर्स्ट 1956 में, उसके बाद 1960 में आकर के हमने 10 का जो एक नंबर था वो कितना किया 13। उसके बाद 77 में आते हैं, वो नंबर कितना किया हमने, जैसे कि हमारे पास कितना था 1+13 से लेकर हम कितना कर दिया हमने 1+17। उसके बाद हम इससे भी काम नहीं चला, ठीक है ना, ये नंबर सफिशिएंट नहीं था। उसके बाद हमने 1985 में जब आते हैं तो फिर ये नंबर 1+17 से लेकर के हमने कितना किया, हमने 1+25। और 125 हम देखें तो काफ़ी टाइम तक एक नंबर यही रहता है। ये नंबर हम कह सकते हैं कि लगभग 25 के प्लस में ही मान सकते हैं हम इसको, ठीक है ना। और उसके बाद हम देखते हैं 2008-9 में आकर के इस नंबर में भी हमने चेंज किया, यानी कि 1+25 के बाद हमने क्या किया 1+30। ये नंबर एट प्रेजेंट में है, ठीक है ना, जो हमने कब बढ़ाया था 2008 से लेकर के 9 में या 8-9 में आकर के हमने ये नंबर इंक्रीज़ किया, बढ़ाया। एट प्रेजेंट में यही नंबर है। लेकिन अब ये नंबर बढ़ कैसे रहा है, कौन बढ़ा रहा है,
हमने बात की जैसे स्टार्टिंग में कि संसद, ये काम किसने किया? संसद ने। संसद ही करती है, जनरली कानून बनाती है। या फिर हम ये भी देखते हैं कि जो नंबर है न्यायाधीशों की, जो संख्या का एक नंबर है, उसको कम भी कर सकती है। कम करने का अधिकार भी किसके पास है? संसद के पास है। और न्यायाधीशों का नंबर बढ़ाने का या कम करने का, ठीक है ना, घटा भी सकती है, बढ़ा भी सकती है, ठीक है ना। और फिर हम ये भी देखते हैं कि जैसे बहुत सारे डिपार्टमेंट आपको मिल जाएंगे, जैसे हम टीचिंग लाइन में भी देखते हैं बहुत सारी फैकल्टी कैसी होती है, एडहॉक होती है, ठीक है ना। और बहुत सारे ऐसे और भी डिपार्टमेंट हो सकते हैं, ठीक है ना, जहाँ पर इस तरह के, जिनको हम तदर्थ, ठीक है ना, तदर्थ कुछ ऐसी वैकेंसी होती है, ठीक है ना। तो उसमें क्या है कि हम ये भी देख सकते हैं, अगर हमारा जुडिशरी में जो एक नंबर हम बात कर रहे हैं, ये नंबर हमारे लिए ठीक नहीं है, ठीक है ना, इससे काम नहीं चल रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है राष्ट्रपति को अगर ऐसा लगता है कि व्यवस्था जो है जुडिशरी में कुछ बहुत सारा डिसबैलेंस बन रहा है, तो ऐसा क्या हो सकता है, एडहॉक जजेज की भी नियुक्ति की जा सकती है। लेकिन ये सारे राइट्स किसके पास है? ठीक है ना, राष्ट्रपति के माध्यम से किए जाते हैं। राष्ट्रपति तो एक मीडिएटर की हम कह सकते हैं, लेकिन वह सलाह मशवरा, ठीक है ना, किससे करता है? जो जजेज होते हैं न्यायाधीशों से करता है। और हम देखते हैं जो सेंट्रल में गवर्नमेंट होती है उससे सलाह मशवरा या एडवाइस ली जाती है। और इसमें हम आगे देखें, ये तो हमने बात की नंबर कब कब बढ़े हैं और किसने, हम संसद की बात करें, जो हमारे पास केंद्रीय जो संसद यानी कि सेंट्रल जो पार्लियामेंट है, उसने नंबर बढ़ाने के अधिकार है, कम करने के अधिकार भी हैं। अब आते हैं हम क्वालिफिकेशंस पर। आखिर जो योग्यताएं हैं जो हमारे न्यायाधीश होते हैं, ठीक है ना, उनका जो क्वालिफिकेशन है और किस आर्टिकल में बात की गई है, हम बात करें आर्टिकल जो है 124 का जो थर्ड है, ठीक है ना, जो थर्ड पार्ट है, उसमें बात की गई कि भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है ना। और इसी के साथ में हम देखते हैं अगर उसने न्यायाधीश के रूप में काम किया है, ठीक है ना, अगर उसने एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है ना, हाई कोर्ट, उसने क्या, एक कंडीशन क्या है कि हाई कोर्ट में उसने लगातार एक या उससे ज़्यादा, ठीक है ना, लगातार 5 वर्ष वह न्यायाधीश के रूप में उसने काम किया हो। एक कंडीशन तो ये हो गई। उसके बाद अगर न्यायाधीश के रूप में काम ना किया हो तो एक कंडीशन ये हो सकती है, एक या उससे अधिक हाई कोर्ट हो सकते हैं, ठीक है ना, उसमें कम से कम लगातार कंटिन्यू यहाँ भी बात की गई है और यहाँ पर भी, ठीक है ना, कितने टाइम के लिए, अधिवक्ता यानी कि वकील के रूप में उसने काम किया हो, ये कंडीशन है। और एक कंडीशन ये भी हो सकती है, जनरली भारत का नागरिक होने के साथ साथ में, ठीक है ना, अगर दोनों इसमें से, ठीक है ना, फर्स्ट में हमने बात की जजेज के रूप में, न्यायाधीश के रूप में उसने काम किया हो 5 साल, अगर ये नहीं है तो फिर ये होनी चाहिए 10 वर्ष उसने अधिवक्ता यानी कि वकील के रूप में, ठीक है ना, काम किया हो, ये कंडीशन हो सकती है। या फिर एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि राष्ट्रपति की नज़रों में या राष्ट्रपति को लगे कि ये बहुत ही अच्छा, ठीक है ना, एक कानून का विशेषज्ञ है, ठीक है ना, एक बहुत ही ख्याति प्राप्त, जिसको हम बोलते हैं ना फेमस लॉयर, ठीक है ना, तो एक ऐसा होना चाहिए, एक ऐसा वकील होना चाहिए, तो क्या हो सकता है, न्यायाधीश बन सकता है, ठीक है ना, कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। या हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जज है वो भी बन सकता है। तो वो सारी योग्यताएं यहाँ पर हमने डिस्कस की है। अब इसके बाद हम देखते हैं जो अदर जजेज की हम बात करें, ठीक है ना, जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कैसे होती है, ठीक है ना। तो उसमें हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य जजेज की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, करता तो राष्ट्रपति है, लेकिन किस आर्टिकल में बात की गई है, जो हम बात कर रहे हैं जो अन्य जो न्यायाधीश होंगे, ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है, आर्टिकल जो 124 का पार्ट 2 है उसमें बात की गई है। और जनरली हम ये भी देखते हैं कि जो अन्य न्यायाधीश, ठीक है ना, अन्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति की जाएगी तो उसमें क्या होगा, ठीक है ना, राष्ट्रपति, ठीक है ना, राष्ट्रपति क्या करेगा, जो न्यायाधीश हैं, जो जिनसे लगता है उन्हें परामर्श लेना चाहिए, एडवाइस लेनी चाहिए, ठीक है ना, परामर्श करने के बाद ही वह डिसाइड कर पाता है। और फिर ये भी होता है कि हम देखते हैं कि प्रत्येक न्यायाधीश जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट में उनकी नियुक्ति कर दी जाती है, लेकिन एडवाइस लेने के बाद, परामर्श करने के बाद ही, ठीक है ना, क्योंकि हम देखते हैं हमारे पास जो सुप्रीम कोर्ट में एट प्रेजेंट जो नंबर है, ठीक है ना, वो है 1+30। अब 1, ठीक है,
वन तो है ही, वो तो चीफ जज की हम बात कर सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है, लेकिन अन्य भी हैं 30, ठीक है ना। तो उनका ऐसा भी तो होता है ना, टाइम पूरा होता रहता है, तो फिर सलाह सबसे अच्छा कौन दे सकता है, जो हम कह सकते हैं जो सुप्रीम कोर्ट को जो चीफ जज है, मुख्य न्यायाधीश है, वही तो अच्छी सलाह दे सकता है। तो परामर्श करने के बाद ही ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो पाता है, यानी कि अन्य न्यायाधीशों की भी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। और इसमें हम फिर और आगे थोड़ा डिस्कस करें कि राष्ट्रपति की नियुक्ति के आधार पर तो सब काम चल ही रहा है, ठीक है ना। और हम ये भी देखते हैं कि राष्ट्रपति, ठीक है ना, राष्ट्रपति को ही जितने भी अन्य न्यायाधीश हो, मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर ही ऐसा काम कर पाता है, ठीक है ना। लेकिन हम ये भी देख सकते हैं कि परामर्श लेना, ठीक है ना, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के टाइम पर राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है ना, राष्ट्रपति को परामर्श लेना अनिवार्य किया गया है। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति को लग रहा है कि भाई ये तो बहुत अच्छा लॉयर है, बहुत अच्छा वकील है, तो क्यों ना इसको अपॉइंट कर दिया जाए सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है ना। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर एक कंडीशन बनाई गई है कि परामर्श लेना कंपलसरी है, अनिवार्य किया गया है। फिर हम ये भी देखते हैं कि अनिवार्य तो किया गया है, अनिवार्य क्यों किया गया है? दो क्वेश्चन यहाँ पर जनरेट होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि परामर्श की बाध्यता है, कंपलसरी है, लेना ही होगा, अपनी इच्छा से नहीं, अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं करने का राष्ट्रपति, ठीक है ना, उसको सलाह लेनी होती है। और जनरली हम ये भी देखते हैं कि ठीक है राष्ट्रपति सलाह लेता है, लेकिन एक्चुअल में जो कंडीशन बनती है, ठीक है ना, जुडिशरी में, और स्पेशली हम कहें कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो जितने भी हम कह सकते हैं, जितने भी हमारे जो जज होते हैं, ठीक है ना, तो वे क्या करते हैं, जो सेंट्रल में जिसकी अप्रोच अच्छी होती है, ठीक है ना, जिसमें रूलिंग पार्टी की हम बात करें, ठीक है ना, मैक्सिमम सिचुएशन बन जाती है, ठीक है ना, इस तरह की एक कंडीशन बन जाती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जिसकी होगी वो चाहेगा तो राष्ट्रपति को बोलेगा, क्योंकि राष्ट्रपति को तो वही काम करना है जो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी, ठीक है ना। और उसमें फिर ये भी है कि परामर्श के बिना वह, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है कि परामर्श के बिना वह काम करे, ठीक है ना। तो बिना परामर्श के बिना वह कोई भी इस तरह का डिसीजन नहीं ले पाता है, ये भी एक कंडीशन है। और फिर हम देखते हैं कि कभी कभी ऐसी सिचुएशन बन जाती है, ठीक है ना, जैसे हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जज, चीफ जस्टिस की हम बात करें, यानी कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। कार्यकारी को लेकर हम बात करें, आर्टिकल 126 में क्लियर किया गया है कि ऐसी कंडीशन भी बन सकती है कि हमारे जो हाई कोर्ट है उसमें जो चीफ जज हैं, ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है वो उसका पद खाली हो सकता है, ऐसी सिचुएशन बन सकती है, ठीक है ना। चीफ जस्टिस की हम बात करें, जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी सडनली अचानक डेथ हो सकती है, या उसका पद खाली किसी और वजह से हो सकता है, या काफ़ी टाइम से एब्सेंट चल रहा है, अनुपस्थित चल रहा है, या अपने काम को करने में, ठीक है ना, वो असमर्थ है, ऐसी सिचुएशन बन सकती है। 3 कंडीशन पर यहाँ पर बात की गई है। लेकिन फिर ऐसी कंडीशन में क्या होगा, क्या नए जजेज को लेकर हम कहेंगे या नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए हम उस प्रोसेस में लगेंगे, तब तक हम पूरा ही जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो कुछ भी काम नहीं कर पाएगा? नहीं, हम इतना वेट नहीं कर सकते, इतना इंतज़ार नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास तो पहले से करोड़ों केस पेंडिंग में हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन बनाई गई है कि जिसको हम बोलते हैं एक्टिंग चीफ जस्टिस, ठीक है ना, यानी कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर दी जाती है, ताकि जो एक बैलेंस बना हुआ है, यानी कि जो काम कंटिन्यू चलता रहना चाहिए। ऐसा हम देखते भी हैं। फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं हमारे पास, जैसे यूनिवर्सिटीज़ की हम बात कर सकते हैं, कॉलेज की हम बात कर सकते हैं। जैसे यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है, अगर वीसी नहीं है, क्या होता है, कोई कार्यकारी जिसको हम बोलते हैं ना एक्टिंग वीसी होते हैं, काम करते रहते हैं कंटिन्यू। ऐसा तो नहीं कि भाई नया वीसी 6 महीने ना आए या 1 महीना ना आए तो सारा ही केस जितने भी मतलब काम है वो सारे पेंडिंग में चले जाएंगे, पूरी यूनिवर्सिटी को स्टॉप कर दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक उसी तरीके से जैसे यूनिवर्सिटी में हम कह सकते हैं एक्टिंग जो वीसी होते हैं वो काम करते हैं एक्टिंग, और उसमें रजिस्ट्रार होते हैं, ठीक है ना। और अगर कॉलेज में हम बात करें एक्टिंग प्रिंसिपल होते हैं। तो इस तरीके से हम ये नहीं कि कॉलेज में फिर परमानेंट प्रिंसिपल का वेट करेंगे, भाई परमानेंट प्रिंसिपल आएगा तो काम हो पाएगा,
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे हम देखते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसा नहीं है। अगर कोई चीफ जज की हम बात कर रहे हैं, अगर वो काम नहीं कर रहा है या नहीं करना चाहता, तो ऐसा भी हो सकता है कि हम किसी भी जो भी सीनियर जज होगा, ठीक है ना, उसको क्या करेंगे, हम एक्टिंग चीफ जज के रूप में उसको अपॉइंट कर दिया जाता है, ठीक है ना। और ऐसा स्पेशली बात की गई है 126 में आर्टिकल जो है। लेकिन अब आते हैं कि टर्म, कार्यकाल, आखिर कार्यकाल कितना होगा। जनरली हम ये भी देखते हैं कि वैसे तो एज क्राइटेरिया की बात की गई है, एज क्राइटेरिया 65, ठीक है ना। जहाँ कंप्लीट किया तो फिर उसको जो उसका टेन्योर होता है वो स्टॉप हो जाता है। और हम ये भी देखते हैं कि राष्ट्रपति को वैसे तो वह जो भी हमारे जज हैं, ठीक है ना, चाहे मुख्य न्यायाधीश है या फिर अदर जजेस की हम बात करें, अन्य न्यायाधीश है, ठीक है ना, वैसे तो मैक्सिमम कितने टाइम के लिए काम करेगा, यानी कि जब 65 ईयर वह कंप्लीट कर लेगा, यानी कि उसकी आयु एज है वो 65 कंप्लीट हो जाएगी, तो उसके बाद उस पद पर वह काम नहीं कर पाएगा। लेकिन ऐसी भी कंडीशन हो सकती है, अगर न्यायाधीश 65 से पहले भी अपने पद को छोड़ना चाहे, ठीक है ना, तो वह रिजाइन कर सकता है, ठीक है ना। और उसके बाद हम देखते हैं जो सैलरी है, यानी कि वेतन पर जो बात की गई है, आर्टिकल 125 में बात की गई है कि सैलरी कहाँ से मिलेगी, ठीक है ना। और हम बात कर सकते हैं जो सैलरी या अलाउंस है, यानी कि वेतन भत्ते कहाँ से मिलते हैं, भारत की संचित निधि से, ठीक है ना। इस पर भी बहुत सारे कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो हमारे जजेज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है ना, और अदर जजेज होते हैं, उसको हम कह सकते हैं कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, ठीक है ना, वहाँ से उनको वेतन भत्ते प्राप्त होते हैं। और इसमें हम ये भी देखते हैं कि हमारे पास जो मुख्य न्यायाधीश है या अन्य न्यायाधीश हैं, ठीक है ना, उनको हटाने का क्या प्रोसेस है, या हम कह सकते हैं रिमूवल ऑफ जजेज की हम बात करें, ठीक है ना, आर्टिकल 124 के जो पार्ट 4 है उसमें बात की गई है, ठीक है ना। और स्पेशली हम देख सकते हैं कि जो हमारे मुख्य न्यायाधीश है या अन्य न्यायाधीश हैं, ठीक है ना, चीफ जज की हम बात करें या फिर अदर जजेज की हम बात करें, ठीक है ना, उनको हम किस बेस पर हटा सकते हैं, ठीक है ना, क्या मेथड अपना सकते हैं। तो जनरली हम देख सकते हैं मिसबिहेवियर, यानी कि दुर्व्यवहार, और यह हम कह सकते हैं असमर्थता या अक्षमता, इनकैपेसिटी, दो ही आधारों को बेस बना सकते हैं हम, ठीक है ना। और दो जो बेस हम बनाएंगे, दो आधार हैं, ठीक है ना, वो है दुर्व्यवहार और असमर्थता या क्षमता, ठीक है ना। मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के आधार पर ही हम उसको हटा सकते हैं, और कोई प्रोसेस हम उन पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब जनरली हम देखते हैं कि आखिर हटाने के लिए हम दुर्व्यवहार पर तो बात कर रहे हैं, असमर्थता पर भी बात कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए प्रोसेस क्या है, महाभियोग, इम्पीचमेंट प्रोसेस, ठीक है ना, वो हमें अप्लाई करना होगा, तभी हम उनको हटा सकते हैं उनके पद से, अदरवाइज हम उनको नहीं हटा सकते। या फिर ऐसा हो सकता है कि जो मुख्य न्यायाधीश है या अन्य न्यायाधीश है वो अपनी इच्छा से तो पद त्याग सकते हैं, लेकिन हम उनको ज़बरदस्ती, ठीक है ना, और कोई रीज़न ही उन पर अप्लाई नहीं हो सकता, और कोई कारण अप्लाई नहीं हो सकता, दुर्व्यवहार और असमर्थता यानी कि इनकैपेसिटी। अब हम देखते हैं कि भाई महाभियोग लगाएगा कौन, पार्लियामेंट, संसद लगाएगी, यह अधिकार संसद को ही है, ठीक है ना। अब महाभियोग की हम देखते हैं प्रक्रिया थोड़ी सी डिफरेंट है। अगर हम थोड़ा सा एक ट्रायंगल पर बात करें, जैसे क्या होता है कि सपोज करें हमारे पास प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा, सपोज करें महाभियोग की जो एक प्रक्रिया है, ठीक है ना, जैसे हम देखते हैं हमारे पास दो सदन हैं, सपोज करें फर्स्ट लोकसभा है और सेकंड राज्यसभा, ठीक है ना। तो उसमें क्या है, कुल सदस्य संख्या, टोटल संख्या तो वैसे कितनी है, अगर हम देखें कितना है हमारे पास एट प्रेजेंट में, मैक्सिमम कितनी हो सकती है 552, एट प्रेजेंट में कितनी है 545, और यहाँ पर कितनी हो सकती है मैक्सिमम 250, ठीक है ना, और एट प्रेजेंट में कितना है 245। अब यहाँ पर एक कंडीशन बात की गई है कि कुल सदस्य संख्या के बहुमत, और उसमें एब्सेंट कितने, प्रेजेंट कितने हैं, उपस्थित कितने हैं, और उसमें से कितने वोटिंग करने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो एक नंबर है वो कितना होना चाहिए, 2/3 की मेजोरिटी होता है, सिंपल मेजोरिटी, ठीक है ना, आधे से एक अधिक, ठीक है ना, आधे से अधिक हो जाएगा तो सिंपल मेजोरिटी हो जाएगी, साधारण बहुमत की हम बात कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या चाहिए हमें, 2/3 की एक मेजोरिटी चाहिए, 2/3 यानी कि, ठीक है ना, हम कह सकते हैं
3/4, ठीक है ना। और फिर हम ये भी देखते हैं कि 2/3 की बात की गई है, और फिर इस प्रोसेस को हम देखते हैं, ठीक है ना, कि लोकसभा से स्टार्ट होगा तो फिर राज्यसभा, ठीक है ना, और उसके बाद राष्ट्रपति, ठीक है ना। राष्ट्रपति के जब उस पर महाभियोग जो भी लोकसभा से स्टार्ट होगा तो फिर राज्यसभा में आएगा, फिर वहाँ से भी 2/3 चाहिए, और इस तरह की एक मेजॉरिटी मिलने के बाद क्या होगा, फिर राष्ट्रपति, ठीक है ना। लेकिन एक कंडीशन और भी ये भी है कि दोनों सदन में वह यानी कि सेम सेशन चलना चाहिए, ठीक है ना। जो भी हमने स्टार्ट किया है प्रोसेस इम्पीचमेंट वाला, ठीक है ना, तो उसके लिए एक सेम यानी कि सेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक सेशन में हमने ये कंप्लीट किया है और फिर दूसरे सेशन में राज्यसभा ने कंप्लीट किया और तीसरे सेशन में आकर के राष्ट्रपति काम कर रहा है, नहीं, एक सेशन में ये प्रोसेस कंप्लीट करना होता है। अब आगे हम देखें सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियाँ, या हम कहें पावर्स एंड जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब हम देखते हैं कि आखिरकार जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास किस तरह की शक्तियाँ और कितनी शक्तियाँ हैं उसके पास, और क्या क्या उसके अधिकार हैं, ठीक है ना, कौन सा काम उसके क्षेत्राधिकार में आता है, वो सभी हम डिस्कस करते हैं। चलिए, जनरली हम देखते हैं, इसको हम कह सकते हैं कम्प्रिहेंसिव जुरिडिक्शन की हम बात कर सकते हैं, यानी कि बहुत ही विस्तार रूप में उसको बहुत ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं। और हम ये भी देखते हैं कि संविधान की जो व्याख्या, ठीक है ना, हम कह सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रिटेशन की हम बात कर सकते हैं, उसको व्याख्या करनी, संविधान की जो भी आर्टिकल है, ठीक है ना, उसकी व्याख्या कौन करता है, हमारा सुप्रीम कोर्ट ही करता है, ठीक है ना। और हम ये भी कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी रक्षा भी करता है, संविधान की इंटरप्रेट करता है, ठीक है ना, और अधिकारों की रक्षा करता है। लेकिन अब हम देखते हैं जब सुप्रीम कोर्ट की हम बात करते हैं उसके पास कुछ प्रारंभिक क्षेत्राधिकार यानी कि ओरिजिनल जुरिडिक्शन भी हैं, और उसमें जो हम बात करें जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है किस आर्टिकल में बात की गई है, आर्टिकल 131, ठीक है ना, उसमें बात की गई है कि सुप्रीम कोर्ट को कुछ विशेष मामले, ठीक है ना, की सुनवाई का अधिकार दिया गया है। ऐसे नहीं कि सारे जितने भी इंडिया के होंगे, किसी भी स्टेट के जो भी प्रॉब्लम्स होगी सारे ही सुप्रीम कोर्ट में आएंगे, ठीक है ना। जनरली हम देखते हैं जो हमने सिस्टम बात की थी टॉप टू बॉटम, ठीक है ना, जनरली कुछ जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जहाँ पर हाई कोर्ट मना कर रहा है भाई मेरे क्षेत्राधिकार में नहीं है, ये यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं, तो तब जा कर के हम कहाँ पर आते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। तो जनरली हम ये देखते हैं कुछ विशेष मामलों की सुनवाई का अधिकार इसको दिया गया है। लेकिन ऐसे मामले की हम बात कर सकते हैं, ठीक है ना, जो डायरेक्टली ऐसे भी सुनवाई करता है, ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट जो डायरेक्ट ऐसे भी हो सकते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में ही अप्लाई किए जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की जाती है, ऐसा भी हो सकता है डायरेक्टली। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो क्षेत्राधिकार की हम बात कर रहे हैं प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आत्यांतिक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार यानी कि एब्सोल्यूट ओरिजिनल जुरिडिक्शन की हम बात करें, और इसमें एक है जो सेकंड नंबर पर है, फर्स्ट और सेकंड है समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार यानी कि कंकरेंट ओरिजिनल जुरिडिक्शन। अब इन दोनों को विस्तार से हम समझते हैं। जनरली अगर हम फर्स्ट पर बात करें आत्यांतिक, ठीक है ना, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार यानी कि एब्सोल्यूट ओरिजिनल जुरिडिक्शन, इसमें हम देखें जनरली इसमें किस तरह के जो राइट्स दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है ना, हम कह सकते हैं इसमें किस तरह के अधिकार उसको दिए गए, किन पर वह सुनवाई करेगा, हियरिंग करेगा, हम कह सकते हैं भारत सरकार यानी कि इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है ना, या हम कह सकते हैं तथा एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य कोई भी डिस्प्यूट की हम बात कर सकते हैं, कोई विवाद हो सकता है, ठीक है ना, उस पर सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय को अधिकार दिए गए हैं, उनकी जो भी मध्य विवाद होंगे उन समस्याओं का समाधान करना, निवारण करना। और फिर हम ये भी देखते हैं कि ऐसे विवाद भी हो सकते हैं जहां भारत सरकार फिर एक या एक से अधिक राज्य, ठीक है ना, एक तरफ हो जाए या और कुछ ऐसे स्टेट एक साइड में हो जाए, ठीक है ना, तो ऐसी सिचुएशन में भी विवाद पनप सकते हैं, विवाद बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। कुछ राज्य एक साइड में हो जाए यानी कि जैसे हम देखते हैं जैसे रूलिंग पार्टी होती है, ठीक है ना, और अपोजिशन होता है, ठीक है ना,
तो ऐसा भी हो सकता है, कुछ स्टेट एक ग्रुप बना सकते हैं, उनकी अपनी डिमांड्स हो सकती है, कुछ विवाद हो सकते हैं कुछ राज्यों के, और एक साइड में दूसरे स्टेट कुछ एक ग्रुप बना ले, ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है। और हम ये भी कह सकते हैं 2 या 2 से अधिक राज्य के मध्य कुछ भी इस तरह के विवाद हो सकते हैं, कुछ भी, ठीक है ना। उनकी सुनवाई करने का जो अधिकार है वो किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास ही है। और हम फिर ये भी देखते हैं कि जनरली सारे जितने भी डिस्प्यूट होते हैं, जितने भी विवाद होते हैं, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है कि सभी को एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है ना। उनको जनरली एक्सेप्ट किया जाता है जिस पर लगता है कि अस्तित्व कहीं ना कहीं पर जो इस तरह के खतरे में हो सकता है, या कानून का जो अधिकार है, ठीक है ना, उसमें कुछ ऐसा डिसबैलेंस बनने की बात हो सकती है, या कानून का कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है ना, जो उस पर सुप्रीम कोर्ट को काम करना ही चाहिए, तो इस तरह के वह काम कर पाता है। नेक्स्ट पर हम बात करें जो समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, यानी कि कंकरेंट जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन की हम बात करें, उसमें हम कह सकते हैं कि जैसे हमारे पास जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट में हम बात करें आर्टिकल 32, और अगर हम ये तो बात कर रहे हैं हम जो हमारे पास सेंटर में है, और हम स्टेट में आते हैं तो आर्टिकल 226। जनरली हमने जो फंडामेंटल राइट्स में भी आर्टिकल 32 को पढ़ा है कि मौलिक अधिकारों से संबंधित, ठीक है ना, बहुत सारे अधिकार जो दिए गए हैं, जैसे हम देखते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, प्रतिषेध है, उत्प्रेषण है, ठीक है ना, अधिकार परीक्षा है। तो ये सारे क्या हैं? सारे इस तरह की रिटें हैं, ठीक है ना, यानी कि रिटें हैं जो हम देखते हैं सेंटर में, ठीक है ना। सेंटर में 5 प्रकार की जो रिटें हैं उन पर सुनवाई करने का, ठीक है ना, इनमें बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं इनसे जुड़े हुए, तो इन पर सुनवाई करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को दिया गया आर्टिकल 32 के माध्यम से। और हम स्टेट में बात करें तो स्टेट में जो आर्टिकल 226 है उसमें भी सब यही आएंगे, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, ठीक है ना। 5 प्रकार के लेख जारी किए जा सकते हैं, ठीक है ना, ये आएंगे समवर्ती जो है समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में। और फिर हम ये भी देखते हैं, फिर नेक्स्ट आते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार, अपीलेट जुरिडिक्शन की अगर हम बात करें तो उसमें क्या है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई भी इशू हो सकता है, कोई भी मुद्दा हो सकता है, किसी की भी समस्याएं हो सकती है, तो अंतिम अपील, लास्ट जो अपील है वो कहाँ होती है? सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है, ठीक है ना। अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति हम कह सकते हैं जो नहीं तो हाई कोर्ट, अब अगर हम स्टार्टिंग से देखें जो हम कह सकते हैं न्याय पंचायत है, गांव की जो पंचायत होती है उससे सेटिस्फाई नहीं तो फिर वो क्या करेगा? फिर वो म्यूनसिप कोर्ट में यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हम देखते हैं जैसे बहुत सारे हर ज़िले में बहुत सारी होती हैं, ठीक है ना। और फिर ऐसा भी हो सकता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उसकी प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट हो जाए, समाधान हो जाए, लेकिन अगर वहाँ से भी नहीं होता है तो फिर वो क्या करेगा? हाई कोर्ट में, ठीक है ना, हाई कोर्ट में अपनी प्रॉब्लम को लेकर जाएगा। लेकिन अगर वो वहाँ से भी सेटिस्फाई नहीं होता है तो लास्ट स्टेप, अंतिम उसके पास एक सॉल्यूशन है कि वह सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए और न्याय की अपील करे, ठीक है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसमें भी हमने उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है कि अंतिम जैसे हो सकता है, हम देखते हैं संवैधानिक मामले हो सकते हैं जो अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है ना। जैसे हम देखते हैं संवैधानिक मामलों में उसमें आर्टिकल जो 132 है उसमें बात की गई है, ठीक है ना। और हम देख सकते हैं कि इसमें अगर लगता है कि भाई हाई कोर्ट ने मना कर दिया, ठीक है ना, हाई कोर्ट ने मना कर दिया कि यह मेरे अंडर में नहीं है या इस पर मैं कोई भी डिसीजन नहीं दे सकता, ठीक है ना, ऐसा भी हम देखते हैं। और जनरली अगर हम देखें कानून की व्याख्या को लेकर अगर हम बात करें, ठीक है ना, अगर हाई कोर्ट यह क्लियर कर दे या ये प्रूव कर दे, प्रमाणित कर दे कि इस मामले में व्याख्या करना मुश्किल हो रहा है, ठीक है ना, तो फिर क्या होगा? तो फिर हम देखते हैं इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है कि संविधान की व्याख्या को लेकर जो बहुत सारे क्वेश्चन रेज हो रहे हैं, बहुत सारे जो क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है ना, तो उसकी समाधान सुप्रीम कोर्ट करेगा। इसलिए इसको जो बात की गई संवैधानिक मामले हम कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अफेयर्स, ठीक है ना, आर्टिकल 132 में बात की गई है। लेकिन फिर उसके बाद हम देखते हैं दीवानी मामले जिनको सिविल मैटर्स की अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो उसमें क्या है, हाई कोर्ट
हाई कोर्ट के द्वारा ऐसे भी हो सकते हैं बहुत सारे जो सिविल मामले हो सकते हैं, या सिविल मैटर्स पर अगर हम बात करें, जैसे हमने बात की कि अंतिम अपील कहाँ पर की जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट में ही की जा सकती है, ठीक है ना। और ऐसा भी हो सकता है जब हाई कोर्ट इसके लिए वेरीफाई करेगा या उसके लिए एक प्रमाण पत्र देगा, ठीक है ना, कि यह जो एक मैटर है, ठीक है ना, यह मैटर इस पर मैं डिसीजन नहीं दे सकता, ठीक है ना, कौन देगा, सुप्रीम कोर्ट देगा। तो यह निर्णय पहले से, यानी कि हाई कोर्ट उसके लिए इस तरह का एक डिसीजन दे, तो तब जाकर हम कह सकते हैं सिविल जो मैटर होते हैं, ठीक है ना, उन पर जो सुप्रीम कोर्ट है वह सुनवाई करेगा। और या कोई ऐसा भी हो सकता है, कोई विधि से जुड़ा कोई मुद्दा हो सकता है, कोई महत्वपूर्ण पर्सन हो सकता है, ठीक है ना, ये भी इसमें ऐड किया गया है। और इसमें फिर हम देखें, ये तो बात हो गई दीवानी मामले, ठीक है ना, जो हमने बात की है आर्टिकल 133 में, ठीक है ना। लेकिन एक इसमें और पॉइंट है, अगर हम देखें जनरली जो सिविल मामले होते हैं, ठीक है ना, पहले एक कंडीशन बनाई गई थी कि हम जो इस तरह के जो मामले होंगे सिविल मामले, ठीक है ना, उसमें हम हाई कोर्ट में ही अपील कर सकते थे, डायरेक्टली हम सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर सकते थे। लेकिन हम फिर ये भी देखते हैं कि दीवानी मामले को लेकर तो बात की गई आर्टिकल 133 में, लेकिन जो 30 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बनाया गया कब 1972 में, उसमें क्लियर किया गया कि जो हाई कोर्ट, ठीक है ना, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। पहले क्या कंडीशन थी कि 20,000 से अगर ज़्यादा का कोई मामला बनता है, ठीक है ना, तो हम उसको कहाँ ले जाते थे, सुप्रीम कोर्ट में ले जाते थे, ठीक है ना। अगर 20,000 से कम का था तो उसको हाई कोर्ट में ही हम उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर पाते थे। लेकिन जनरली अब कंडीशन ये यहाँ पर जो थी उसको समाप्त किया गया, और अब क्या किया गया, अगर 20,000 से कम का भी कोई भी केस है, ठीक है ना, तो उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। ये भी एक कंडीशन बनाई गई। लेकिन हमने ये कब किया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है ना, हमने तब नहीं किया, ये 1972 में आकर के हमने ऐसा किया। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो 30 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो भी हमने किया, तब जा कर के ये पॉसिबल हो पाया। अब इसमें हम और भी देखें जो आपराधिक मामले जिनको हम क्रिमिनल मैटर्स बोलते हैं, ठीक है ना, आर्टिकल 134 में बात की गई है कि कुछ ऐसे भी क्रिमिनल मैटर्स हो सकते हैं, ठीक है ना, जहाँ पर हम कह सकते हैं अगर हम हाई कोर्ट के जो जजमेंट हैं या जो निर्णय हैं उससे हम सेटिस्फाई नहीं हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ऐसा थोड़ा है ना कि अगर हाई कोर्ट ने कुछ इस तरह का जजमेंट दे दिया है जिससे हम सेटिस्फाई ना हो और हम फिर शांत बैठ जाएं कि भाई ठीक है जो जजमेंट आ गया तो ठीक है रहने दो, ऐसा भी हो सकता है। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो हाई कोर्ट में, ठीक है ना, हाई कोर्ट में केस आ रहे हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट में जा कर के, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट में जा कर के वो उन्हें सफलता मिली है, ऐसा भी हो सकता है, अपील की जा सकती है, ठीक है ना, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जो जुडिशरी का जो एक सिस्टम है ये भी लगता है कि इसमें हम कितना सक्सेस हो पाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन माइंड में बनते हैं। तो बहुत सारे कह सकते हैं बहुत सारे व्यक्तियों की ऐसी समस्याएं हो सकती है जो हाई कोर्ट से ही सेटिस्फाई हो जाते हैं, उन्हें लगता है फिर आगे क्या करना है, टाइम और मनी दोनों का इन्वेस्ट होना है। तो इस तरीके से कुछ ऐसे हो सकते हैं जो लगता है हाई कोर्ट से सेटिस्फाई नहीं है तो ठीक है, पैसा है, ठीक है ना, क्योंकि लॉयर भी हायर करना है, वकील भी हायर करना है, तो फिर हम किसी अच्छे लॉयर को ढूंढते हैं और फिर एविडेंस उसको देते हैं और फिर तब जा कर के हम अपील करते हैं, कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन ऐसा भी हम देख सकते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि हाई कोर्ट, ठीक है ना, या किसी हाई कोर्ट के अलावा जब हम देखते हैं कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की हम बात कर सकते हैं, जहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कोई भी कैंडिडेट है, ठीक है ना, उस पर कोई भी ऐसा केस बना है, ठीक है ना, और उसने कुछ ऐसा केस, ऐसी कोई घटना की है, ठीक है ना, तो उसको मृत्युदंड दे दिया जाए, तो फिर क्या हो सकता है, उसके बाद भी भाई मृत्युदंड दे दिया है, ठीक है ना, ज़िंदगी और मौत का सवाल है क्योंकि मौत तो दे दी है, ठीक है ना, अब बचने के लिए क्या करेगा, बचने के लिए फिर वो क्या करेगा, वो कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा कि भाई हो सकता है मेरी मृत्युदंड को उम्र कैद में कन्वर्ट कर दिया जाए तो कम से कम जेल में अपनी ज़िंदगी तो बिता लूँ, तो ऐसा भी हो सकता है। और इसी के साथ में हम देखते हैं
कि हाई कोर्ट इस तरह की जजमेंट देता है, अगर उससे सेटिस्फाई नहीं है तो हम सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है ना, जो क्रिमिनल केसेस होते हैं उससे रिलेटेड हम फिर कहाँ पर जाते हैं। लेकिन उसके लिए ये भी है कि हाई कोर्ट, ऐसा भी हो सकता है हाई कोर्ट प्रमाणित कर दे, इस तरह का सर्टिफिकेट दे दे कि भाई ठीक है ये मामला सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने लायक है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जनरली ये भी हो सकता है कि अगर हम खुद ही सेल्फ ही हमारा डिसीजन ये कहता है कि हमने ये काम नहीं किया है और हम ये प्रूव कर सकते हैं, तो हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं क्रिमिनल केसेस को लेकर भी, ठीक है ना, और ये अधिकार हमें दिए गए हैं। अब हम देखते हैं विशेष इजाज़त यानी कि अपील बाय स्पेशल लीव, ठीक है ना, किस में बात की गई है, आर्टिकल 136 में बात की गई है, ठीक है ना, कि सुप्रीम कोर्ट की हम कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की जा सकती है, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट में हम कह सकते हैं, ठीक है ना, स्पेशल अपील कर सकते हैं हम सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है ना। लेकिन लगता है कि बहुत ही क्रिटिकल केस है, ठीक है ना, एक क्रिटिकल इस तरह का केस बना हुआ है, ठीक है ना, तो हम इस तरह का एक हस्तक्षेप कर सकते हैं। और इसमें हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारा क्रिटिकल कंडीशन बनी हुई है, ठीक है ना, तो सुप्रीम कोर्ट भी उसमें इंटरफेयर कर सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह के डिसीजन लेने वाला भी तो होना चाहिए ना, तो तब पॉसिबल हो पाएगा। लेकिन हम ये भी देखते हैं अगर मिलिट्री कोर्ट होते हैं हमारे पास, ठीक है ना, जो सैनिक न्यायालय होते हैं, सेना के भी अपने कोर्ट होते हैं, ठीक है ना, अगर वहाँ से इस तरह का कोई भी लगता है कि जो भी उसने जजमेंट दिया है और क्रिटिकल कितना भी केस है, ठीक है ना, तो सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट उसको लेकर कभी भी परमिशन नहीं देता है कि तुम्हें इस तरह से अपील करनी चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं मैक्सिमम जो बनाया इसलिए गया है कि मिलिट्री जो कोर्ट होते हैं यानी कि सेना के जो भी जवान होते हैं, ठीक है ना, उनकी कोई भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है ना, उनका मैक्सिमम जो सॉल्यूशन है वो कहाँ पर किया जाता है, मिलिट्री कोर्ट में ही किया जाता है। फिर हम आते हैं एडवाइजरी जुरिडिक्शन की। अगर हम बात करें परामर्शिक क्षेत्राधिकार, ठीक है ना, अगर हम देखें जो हमारा एडवाइजरी जुरिडिक्शन की अगर हम बात करें यानी कि परामर्श देने का अधिकार, इसको बोलते हैं परामर्शी यानी कि परामर्श देने का अधिकार, हाँ है, सुप्रीम कोर्ट को परामर्श देने का अधिकार है। और हमने जो ये सिस्टम है, जो परामर्श देने का जो अधिकार है वो कहाँ से इफेक्टेड है, हमारा कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से ये प्रभावित है। और हम ये भी देख सकते हैं कि जो परामर्शी अधिकार की हम बात कर रहे हैं, परामर्श देने के जो अधिकार हैं वो यूएसए और ऑस्ट्रेलिया को प्राप्त नहीं है, ठीक है ना, कनाडा से इंस्पायर है हमारा परामर्शी वाला जो क्षेत्राधिकार की हम बात कर रहे हैं। और हम ये भी देखते हैं आर्टिकल 143 में क्लियर किया गया है कि अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगे, अगर उसे लगता है या इस तरह की कोई भी सिचुएशन बनी हुई है, ठीक है ना, कोई क्रिटिकल कंडीशन बन गई है या उसे लगता है कि मुझे जो सुप्रीम कोर्ट के जो, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उससे क्या है, उससे मुझे एडवाइस लेनी चाहिए, और लगता है कोई भी बहुत ही एक इम्पोर्टेंट कोई विषय हो सकता है, या हम कह सकते हैं पब्लिक से रिलेटेड कोई भी एक इम्पोर्टेंट इशू हो सकता है, उसे लगता है कि बहुत ही एक इम्पोर्टेंट विषय है, तो क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट के से वह क्या करेगा, एडवाइस मांगेगा। और एक कंडीशन और भी है यहाँ पर, देखिए कितना इंटरेस्टेड है ये, कि सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना, उस मामले की सुनवाई करेगा पहले, ठीक है ना, और परामर्श दे देगा, ठीक है ना। लेकिन एक कंडीशन ये भी है, अगर राष्ट्रपति चाहे तो परामर्श ले सकता है, राष्ट्रपति ना चाहे तो परामर्श ना भी ले। लेकिन एक कंडीशन और भी बनाई गई है जो बहुत इंटरेस्टेड है, अगर राष्ट्रपति को परामर्श सुप्रीम कोर्ट तभी देगा जब वह डिमांड करेगा, इस तरह की परामर्श की मांग करेगा। ऐसा नहीं है कि इस तरह का कोई सिचुएशन बनी हुई है और सुप्रीम कोर्ट ये कहने लगे कि राष्ट्रपति महोदय मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। लेकिन एक कंडीशन ये भी है कि अगर राष्ट्रपति इस तरह की डिमांड करता है कि मुझे एडवाइस दिया जाए, मुझे कुछ सलाह दी जाए, ठीक है ना, विधि से संबंधित कोई भी इस तरह का कोई क्वेश्चन बन सकता है, उसे लगता है कि इस तरह का कोई सलाह दी जानी चाहिए, ठीक है ना, तो ऐसा भी हो सकता है कि राष्ट्रपति को
सुप्रीम कोर्ट द्वारा जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति की बात माने ही मानेगा सुप्रीम कोर्ट, ऐसी कोई कंडीशन भी नहीं है, ठीक है ना। परामर्श देने के लिए ना ही तो वह बाध्य है और राष्ट्रपति ना ही लेने के लिए बाध्य है। राष्ट्रपति की अपनी इच्छा है, राष्ट्रपति की अपनी विवेक पर डिपेंड करता है और सुप्रीम कोर्ट के भी अपने विवेक पर निर्भर करता है, अपने डिसीजन पर निर्भर करता है, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट भी सलाह देने के लिए, परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है, एडवाइस दे ही दे, ठीक है ना। ये कंडीशन यहाँ पर बनाई गई है। लेकिन हम ये भी देखते हैं फिर आर्टिकल 143 पर तो हमने बात की ही की है, ठीक है ना। अब आर्टिकल 143 के सेकंड पार्ट में हम बात की गई है कि राष्ट्रपति को अधिकार है, ठीक है ना, कि अगर उसे लगता है कोई भी कॉम्पैक्ट, ठीक है ना, कोई भी ट्रीटी, ठीक है ना, अगर इस तरह के कोई भी डिस्प्यूट हो सकते हैं या हम कहें, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट के पास उसे लगता है कि भाई सहमति डिस्कस कर लेना चाहिए, ठीक है ना, तो राष्ट्रपति को अधिकार दिए गए हैं आर्टिकल 143 के सेकंड पार्ट में कि संविधान को लागू होने से पहले या कोई भी, हम कह सकते हैं कोई भी आर्टिकल इम्प्लीमेंट करना है, लगता है कि भाई राष्ट्रपति को लगता है कि हाँ ये होना चाहिए, तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई समझौते से संबंधित कोई इस तरह का हो सकता है, कोई आर्टिकल है या कोई भी इस तरह की संधि हो सकती है, ठीक है ना, तो सुप्रीम कोर्ट के पास वह सहमति के लिए भेज सकता है, ठीक है ना, अगर उसे लगे तो। ऐसा नहीं है कि उसको कंपलसरी है भेजना है। उसके बाद फिर आर्टिकल 145 के थर्ड पार्ट में बात की गई है कि जो परामर्श की हम बात कर रहे थे अभी तक कि परामर्श मांग सकता है, लेकिन सुनवाई, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से डिमांड की कि मुझे इस तरह का कानून से जुड़ी या संधि से जुड़ी, समझौते संबंधी या कोई और डिस्प्यूट जुड़ा कोई भी विवाद हो सकता है उससे जुड़ी मुझे सलाह चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट एकदम सडनली इंस्टेंट उसको सारी सलाह दे ही देगा, ठीक है ना। वो क्या करेगा, सुनवाई करेगा और कम से कम 5 जो जजेज हैं, ठीक है ना, उसकी एक टीम बनाएगा, ठीक है ना, उस टीम के माध्यम से वह फिर उस पर काम करता है, डिस्कशन करता है और डिस्कशन के बाद ही वह किसी निर्णय पर पहुंच पाता है। उसके बाद हम देखें मौलिक अधिकारों का संरक्षक, ठीक है ना, गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो अब हम कह सकते हैं कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है ना, या हम कहें सिटीजन्स के जो फंडामेंटल राइट्स की हम बात करें, फ्रीडम की बात करें, लिबर्टी की हम बात करें, तो सारे राइट्स किसके पास हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास ही है, ठीक है ना। और हम ये भी देखते हैं जैसे सेंटर में हम बात करते हैं, ठीक है ना, सेंट्रल में क्या है हमारे पास, जो सेंटर में सेंट्रल पार्लियामेंट है, स्टेट में क्या है, हम देखते हैं वहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर की हम बात करें यानी कि राज्य व्यवस्थापिका है, और हमारे पास सेंटर में क्या है, संसद है, ठीक है ना। तो हम ये भी देख सकते हैं कभी कभी कुछ ऐसे कानून भी बन सकते हैं, ठीक है ना, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें क्या है, जिसमें लिबर्टी का वायलेशन हो रहा है या अधिकारों को कम किया जा रहा है, ठीक है ना, नागरिकों के अधिकारों को कम किया जा रहा है, उसकी स्वतंत्रता की हम बात कर सकते हैं, उनको कमी की जा सकती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, ऐसी कंडीशन में हाई कोर्ट स्पेशली क्या करेगा, हाई कोर्ट को अधिकार दिए गए हैं कि वह अपने स्टेट का एक बैलेंस बना करके रखे, किसी के भी अधिकारों का हनन ना हो, ठीक है ना, किसी तरह के अधिकार कम ना किए जाएं। लेकिन अगर हम देखते हैं कि स्पेशली, ठीक है, स्टेट को अपने अपने अधिकार दिए गए हैं, अपने अपने राज्यों तक तो वह काम कर ही सकते हैं, लेकिन ऐसी भी हो सकती है कंडीशन कि काफ़ी टिपिकल हो जाए, काफ़ी प्रॉब्लम जनरेट हो जाए, तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट को क्या है, स्पेशली अधिकार दिए गए हैं, जैसे हमने बात की आर्टिकल 32 के माध्यम से हम बात कर सकते हैं स्पेशली। और जितने भी हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर हम मौलिक अधिकारों की बात करें, मौलिक अधिकार हमारे पास कितने हैं, संविधान जब लागू हुआ था तो कितने थे, 7, अब कितने हैं, 6 हैं, ठीक है ना। तो उनकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी किसके पास है, ठीक है ना। और हम ये भी देखते हैं कि हमारे पास स्वतंत्रता की भी बात की गई, कुछ हमारे अधिकार जो मौलिक अधिकार है उसमें स्वतंत्रता को लेकर भी बात की गई, इन सभी को एक बैलेंस करने की, ठीक है ना, जिम्मेदारी किसके पास है, नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है सुप्रीम कोर्ट की। और इसमें फिर आगे हम देखें
पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू की हम बात करें, यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति की हम बात करते हैं, तो आर्टिकल 137 में क्लियर किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट को अगर ये एहसास होता है, ऐसा रियलाइज़ होता है कि अगर उसने जो भी जजमेंट दिया है या जो भी ऑर्डर उसने पास किए हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या है, पुनर्विलोकन का उसको अधिकार दिया गया है। यानी कि अपने द्वारा जो भी उसने निर्णय दिए हैं, जो भी जजमेंट उसने दिए हैं, तो उसमें चेंज भी कर सकता है, बदलाव कर सकता है उसमें, ठीक है ना। और सुप्रीम कोर्ट को अगर ये कुछ भी इस तरह की सस्पेंस या संदेह बन जाए, कुछ कन्फ्यूजन या इस तरह से लगे कि जो मेरे द्वारा जो जजमेंट दिया गया है, निर्णय दिया गया है, वो एक पक्ष को सही से न्याय नहीं हो पाया है, मेरे द्वारा सही तरीके से न्याय नहीं हो पाया है, तो उस विवाद को ऐसा भी हो सकता है, उस पर दोबारा हम कह सकते हैं, ठीक है ना, दोबारा उसको स्टडी कर सकता है, उस पर प्रकाश डाल सकता है, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। और ये भी लगता है कि कोई अन्य वजह भी हो सकती है, ठीक है ना, तो इस तरह से उसको अच्छे से देखा जा सकता है। लेकिन ये जो भी सारा जितना भी काम हो रहा है कि अपने द्वारा पहले जो भी उसने जजमेंट दिया है उस पर वह पुनर्विचार कर सकता है, और किस कंडीशन में, संदेह की अवस्था में अगर उसे लगे कि जो मैंने काम किया है इससे मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ या सही से न्याय नहीं हो पाया है, तो ऐसी कंडीशन में दोबारा भी उस पर काम हो सकता है, दोबारा सुनवाई हो सकती है, दोबारा भी उस पर जजमेंट आ सकता है, ठीक है ना। ऐसा पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है। लेकिन हम ये भी देखते हैं, इस तरह की लेकर हम बात तो कर रहे हैं कि आर्टिकल 137 में जो जुडिशियल रिव्यू पर बात की गई है, लेकिन अगर हम देखें अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन और हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन पर अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो दोनों में हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो सुप्रीम कोर्ट को जो इस तरह के राइट्स दिए गए हैं, ठीक है ना, और यूएसए के जो सुप्रीम कोर्ट हैं, ठीक है ना, यूएसए के सुप्रीम कोर्ट को बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कम्प्रीहेंसिव राइट्स उसको दिए गए हैं, व्यापक क्षेत्राधिकार उसको दिए गए हैं, और स्पेशली हम कह सकते हैं जुडिशियल रिव्यू पर, ठीक है ना। लेकिन भारत के हम कह सकते हैं जो भारत का संविधान है, ठीक है ना, वो जुडिशियल रिव्यू पर सुप्रीम कोर्ट को यूएसए के कंपेयर में कम ही अधिकार, क्षेत्राधिकार उसको देता है न्यायिक पुनरावलोकन पर। और लास्ट में अगर हम देखें, लास्ट में क्या है हमारा अभिलेख न्यायालय, यानी कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की हम बात करें, आर्टिकल 129 में बात की गई है। अब इसमें हम देखते हैं भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है ना, भारत का सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगा, हम कह सकते हैं रिकॉर्ड को भी कलेक्ट करेगा, अभिलेख यानी कि वो सारे डाटा कलेक्ट करेगा। और अभिलेख न्यायालय को अगर हम थोड़ा सा और क्लियर करें, उसको हम अच्छे से समझ सकते हैं कि इसमें जैसे फर्स्ट पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट है। तो फर्स्ट में हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है ना, जो भी इस तरह के निर्णय लिए जाएंगे, ठीक है ना, या जो भी इस तरह के हम कह सकते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की हम बात कर रहे हैं, यानी कि अभिलेख न्यायालय, ठीक है ना, जो भी एविडेंस उसने कलेक्ट किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, वो पूरे ही भारत में एक्सेप्ट किए जाएंगे, उन पर कोई भी क्वेश्चन रेज नहीं किया जाएगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट क्योंकि सबसे लास्ट का एक स्टेप है। जैसे हम देखते हैं कि अगर हम कहीं भी सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं तो फिर लास्ट स्टेप हमारे पास सुप्रीम कोर्ट ही है, तो उसके जो भी एविडेंस है, ठीक है ना, अगर हम कहीं भी उसको प्रेजेंट करना चाहते हैं, जो उसका जजमेंट है, तो उस पर कोई उसकी प्रामाणिकता पर, या हम कहें उसका जो एक वेरिफिकेशन होता है वो वैलिड होता है, उस पर हम कोई क्वेश्चन रेज नहीं कर सकते, ठीक है ना। और उसके बाद हम ये भी कह सकते हैं, जो सेकंड नंबर पर है, कि हम ये कह सकते हैं न्यायालय अवमान की बात करें, ठीक है ना, किसी भी प्रकार का उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, जो भी डाटा के आधार पर, रिकॉर्ड के आधार पर, उसके बाद हम कोई भी, ठीक है ना, कोई भी कोर्ट उस पर दंड नहीं दे सकता, क्योंकि फाइनली सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, ठीक है ना। तो सारे जो भी एक रिकॉर्ड्स उसके बेस पर हम देखते हैं कि इस तरह से अभिलेख न्यायालय पर भी बात की गई है और आर्टिकल 129 में बात की गई है। तो दोस्तों आज हमने सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स थे, ठीक है ना, उन सभी पर हमने डिस्कस किया है। अगर उसके बाद भी आपकी कोई भी क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इन्जॉय कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।